हाँ तो बच्चों चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, है ना, और नई हेडिंग स्टार्ट करते हैं। सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। तो हेडिंग देखिए आप, सेल क्या होता है। सेल सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को तो कन्वर्ट कर देती है रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देती है विद्युत ऊर्जा में। फॉर एग्जांपल्स, हमारे जो मोबाइल में बैटरी लगी हुई है वो एक सेल है। जब हमें चार्ज करना होता है तो विद्युत ऊर्जा को ये कन्वर्ट करती है रासायनिक ऊर्जा में, और जब डिस्चार्ज होती है तो रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करती है विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है। तो सेल कुछ खास डेफिनेशन नहीं है वैसे, एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है ना। तो सेल की परिभाषा क्या है? ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर दे, कौन सी ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर दे विद्युत ऊर्जा में, उसे कहते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं? सेल। बात करें बच्चों सेल के प्रकार की, तो जनरली सेल दो प्रकार के हैं। पहला तो होगा बच्चों, नाम सब ने सुने हैं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, प्राथमिक सेल। कौन से सेल? प्राथमिक सेल। यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो का मतलब आप इनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। आप जो घड़ी में सेल लगाते हो या रिमोट में सेल लगाते हो, बाजार से लेके आए, लगा लिया, अब वो डिस्चार्ज हो गया, तो आप बताओ उसे दोबारा चार्ज कर लेते हो क्या? नहीं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। यूज एंड थ्रो। तो ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित ना किया जा सके, ऐसे सेल, कैसे सेल? जिन्हें आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं बच्चों प्राथमिक सेल। दो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं इसके। कौन कौन सा? एक तो लेक्लांसी सेल, हम लेबोरेटरी में बनाएंगे इसको, और एक है बच्चों डैनियल सेल। दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। कौन कौन से? लेग्लांसी और डैनियल। लेग्लांसी और डैनियल कैसे बनता है, हल्का सा दिमाग में ये भी रख लेते हैं। चलो आज लेग्लांसी बनाने के लिए आप एक प्लास्टिक का पात्र लोगे, कोई डब्बा टाइप में। ये तो बच्चों है प्लास्टिक का बर्तन, कुछ भी ले सकते हैं, डब्बा जैसा ले लेंगे कोई। इसके अंदर हम एक बिलियन भरेंगे बच्चों विद्युत अपघट्य। कहा था ना मैंने, इसमें आवेश वाहक धनायन और ऋणायन होते हैं। तो ये जो विद्युत अपघट्य इसमें भरा हुआ है, ये भरा होगा, अच्छे से याद करना बच्चों, अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। तो NH4+ और Cl-। दोबारा समझिए, हम प्राथमिक सेल की चर्चा कर रहे हैं। प्राथमिक सेल में हमने एक प्लास्टिक का बर्तन लेंगे, उसमें एक अमोनियम क्लोराइड का विलयन भर देंगे। अब बच्चों हर सेल में धनायन और ऋणायन होते हैं, तो इसमें धनायन के लिए हमें कार्बन की छड़ लेंगे, ऐसी मोटी सी होगी, इस तरीके की, सफेद सफेद टाइप में आएगी। ये है बच्चों क्या? कार्बन की छड़, जो काम करेगी धनायन का। याद रखना, कार्बन की छड़ किसे काम करेगी? ऋणायन का। और एक इसके अंदर हम पतली सी जिंक की छड़ रखेंगे, जिंक की छड़। और याद रखना बच्चों, ये काम करेगी ऋणायन का। बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का। लेबोरेटरी में वे प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, तो हम ये लेग्लांसी सेल काम में लेते हैं। उसमें कैसे बनाएंगे? दोबारा सुनिए।
प्लास्टिक का एक बर्तन लेंगे, याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं कोई टेंशन नहीं है। अमोनियम क्लोराइड का इसमें विलयन भरा जाएगा। 2 इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड तो बच्चों कार्बन की छड़ होगा जो काम करेगी धनायन का, और एक जिंक की छड़ होगी जो काम करेगी ऋणायन का। और इसका जो वोल्टेज तैयार होगा ना बच्चों 1.50 वोल्ट। कितना होगा बच्चों? 1.50 वोल्ट। कहानी समझ में आ रही है? क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल। क्या पढ़ रहे हैं? सेल। तो सेल की डेफिनेशन, सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। 2 प्रकार के हैं ये। तो जो प्राथमिक सेल हैं वो यूज एंड थ्रो हैं कि आप इनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो प्राथमिक के 2 एग्जांपल है, लेग्लांसी और डैनियल। लेग्लांसी कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा, हल्का हल्का याद रख लेना। चर्चा डैनियल की कर लेता हूं बच्चों। डैनियल सेल बनाने के लिए जो पात्र काम में लिया जाएगा ना वो होगा कॉपर का पात्र, सीयू पात्र। ध्यान रखना, जब आपने लेग्लांसी बनाया तो प्लास्टिक का पात्र काम में लिया, और इसमें कैसे पात्र काम लेंगे बच्चों? कॉपर का। कॉपर के पात्र में जो विलयन भरा जाएगा बच्चों वो कॉपर सल्फेट का ही होगा, बिल्कुल नीले रंग का होता है। विलयन किसका होगा? कॉपर के पात्र में कॉपर सल्फेट का। इसमें अमोनियम क्लोराइड था, याद रह जाए तो अच्छा है, आप बना लेना नोट्स में ऐसे। फिर इसमें बच्चों में एक सांद्र पात्र रखते हैं। सांद्र पात्र का मतलब क्या है? ऐसे समझिए आप कि आपने कटोरा लिया, उसमें आपने पानी भर दिया। अब उस कटोरे के अंदर कप को जमाऊं इस तरीके से कि वो पानी उस कप में ना आ पाए। और इस सांद्र पात्र में चीनी मिट्टी का बना होता है अक्सर ये सांद्र पात्र। सांद्र पात्र में भरा होता है तनु H2SO4। क्या भरा होता है? तनु H2SO4। और इसके अंदर रखी होती है जिंक की छड़ बच्चों। जिंक की छड़ तो हमेशा नेगेटिव ही रहती है। जिंक की छड़ ये काम करती है बच्चों ऋणायन का। और ये खुद जो कॉपर का पात्र है, एक बार मुझे यहां जोड़ना होगा, कॉपर के पात्र में ये खुद काम करेगा धनायन का। और इसका वोल्टेज लगभग आप 1.20 वोल्ट याद रख लो। चलो 2 तरह के नाम मैंने आपको सिखाए हैं बच्चों, लेग्लांसी और डैनियल कैसे बनते हैं और इनका वोल्टेज कितना कितना होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। दोबारा ढंग से और देख लीजिए और बोर्ड पर कौन कौन से 2 प्राथमिक सेल के नाम याद करने हैं आपको, लेग्लांसी और डैनियल। अगर ये बनावट याद ना रहे तब भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं। दूसरा जो सेल है हमारा, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, इधर घुमाए थे ये लोग। द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब जैसे मोबाइल की बैटरी है बच्चों, तो क्या डिस्चार्ज होने के बाद इस आप इस बैटरी को फेंक देते हो? भाई फेंक, डिस्चार्ज हुई फेंक दी, फिर नहीं लगा ली, फिर डिस्चार्ज फिर फेंक दी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आप उसके लिए क्या करते हो, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उस बैटरी को दोबारा से चार्ज करते हो, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। द्वितीयक सेल बोलते हैं बच्चों इन्हें, पुनः आवेशित किया जा सकता है। द्वितीयक सेल को बच्चों दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सीसा संचायक सेल। कहानी समझ में आई? यहां तक एक बार आप इसको नोट करिए जल्दी से। चलो हेडिंग लिखिए, बिल्कुल थ्योरेटिकल है ये, बनाने की विधि प्रैक्टिकल में काम आती है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पर, तो आप इनका जरूर ध्यान रखें। लिखिए बच्चों आप सेल, हेडिंग लिखें आप सेल, और सेल में आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसी युक्ति, कैसी युक्ति, सेल में लिखिए आप ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऐसी युक्ति जो
विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सके, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सके, क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सके, सेल कहलाती है। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सके, सेल कहलाती है। ठीक है, नीचे लिखो। ये दो प्रकार के होते हैं सेल। बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो, प्राथमिक सेल। कितने प्रकार के हैं ये? दो प्रकार के। नंबर 1 लिखिए, प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल में लिखो बच्चों, ऐसे सेल, कैसे सेल? ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित ना किया जा सके। प्राथमिक सेल में लिखिए बच्चों, ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित ना किया जा सके, जिनको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित ना किया जा सके, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित ना किया जा सके, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखो बच्चों, लैग्रांसी सेल और डैनियल सेल। एग्जाम्पल लिखिए बच्चों, लैग्रांसी सेल और डैनियल सेल। एग्जाम्पल लिखिए इनका, लैग्रांसी सेल और डैनियल सेल। और चाहो क्या बनाना ही है, तो आप दोनों सेल के डायग्राम बना दीजिए। जो पहला बना हुआ है बच्चों वो लैग्रांसी सेल है। इसमें बर्तन प्लास्टिक का है, विलयन अमोनियम क्लोराइड का है, कार्बन की छड़ काम करेगी पॉजिटिव का, जिंक की छड़ काम करेगी नेगेटिव का। और इस सेल का जो वोल्टेज होगा बच्चों वो होगा 1.5 वोल्ट, 1.50 वोल्ट। याद रखना आसपास। अच्छा, ये नहीं है अब एग्जैक्ट 1.50 और लगभग 1.50 रहेगा, पर 1.50 ही होता है, समान है आप तो। और दूसरा डैनियल सेल बना लीजिए। इसमें जो पात्र है वो है कॉपर का, जो खुद काम करता है प्लस का। बच्चों पात्र कॉपर का है और वो खुद काम करेगा प्लस का। ठीक है। विलयन बच्चों कॉपर के पात्र में कॉपर सल्फेट का है, पात्र कॉपर का है और उसमें जो विलयन भरा हुआ है वो कॉपर सल्फेट का है। फिर इसमें एक सांद्र पात्र रखा हुआ है जिसमें भर देंगे हम तनु H2SO4। इसमें जिंक की छड़ काम करेगी माइनस का। इसका वोल्टेज बच्चों 1.20 याद कर लो आप ना, जल्दी बना लो। चलो कोई आगे पीछे रह गया हो स्क्रीन पॉज करके पूरा फटाफट छापो।
नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो नेक्स्ट लिखिए आप बच्चों क्या, द्वितीयक सेल। नेक्स्ट लिखें आप द्वितीयक सेल, और द्वितीयक सेल में आप लिखो ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सके। ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सके। ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सके द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सके द्वितीयक सेल कहलाते हैं। और इनका एग्जाम्पल लिखिए, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। क्लियर? नोट कर लो जल्दी से यहां तक भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इजी बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, ठीक है ना। देखिए तो ये तो बच्चों चैप्टर है, ये तो टाइप्स वगैरह हमने इनकी चर्चा की है इसी सीक्वेंस में। अब आप आगे देखो, कुछ शब्दावली हैं या आप उनको डेफिनेशन बोल दीजिए जो बार बार काम आएंगी। अक्सर सेल से संबंधित 3 डेफिनेशन हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है ना, चर्चा उनकी करते हैं। देखना, सुनिए। 3 डेफिनेशन हैं जिनमें सबसे पहला नंबर आता है बच्चों विद्युत वाहक बल। ये बहुत फेमस है अपने आप में, समझेंगे आज ये क्या होता है। विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। लिख दो भले से आप चाहो तो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। क्लियर? दूसरी जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो रहेगी बच्चों टर्मिनल वोल्टता। क्या रहेगी? टर्मिनल वोल्टता। और तीसरी जो हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा बच्चों आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीनों नाम सेल के साथ में आपको क्लियर हो जाने चाहिए। एक्चुअल में इनका मतलब क्या है या ये क्या काम आते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो स्टार्ट करें एक करके। सबसे पहला है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। जैसे हमने कोई सेल बनाया, मान लो कोई सा भी सेल है चाहे, उसमें पात्र होगा, कोई ना कोई विलयन भरा होगा उसमें, और 2 सिरे होते हैं बच्चों, एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। और प्लस और माइनस के मध्य एक वोल्टेज का डिफरेंस रहता है। जैसे हमारा सेल मान लीजिए 10 वोल्ट का है, इस बात का मतलब है, तो जैसे सेल का वोल्टेज 10 वोल्ट हुआ तो एक्चुअल में था, इसका मतलब क्या होता है 10 वोल्ट का मतलब क्या है कि जो धनायन और ऋणायन है ना, इनके बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा शायद कि अगर कोई बैटरी 10 वोल्ट की है, इसका मतलब ये होता है कि जो उसके 2 सिरे हैं ना प्लस और माइनस, उनके बीच में जो वोल्टेज का अंतर है ना वो कितना है 10। अब चाहे वो कुछ भी हो,
हो सकता है कि ये 50 वोल्ट पर हो और ये 40 वोल्ट पर हो। प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि एक प्लस में एक माइनस में, ना ना ना। प्लस का मतलब तो होता है बच्चों उच्च विभव, हाई पोटेंशियल, और माइनस का मतलब क्या होता है, निम्न विभव। हो सकता है दोनों प्लस पर हो, इसका हो सकता है 30 वोल्ट हो, इसका हो सकता है 20 वोल्ट हो सकता है इसका 10 वोल्ट हो और ये 0 वोल्ट हो, ये भी पॉसिबल है बिल्कुल। देखो ये हाई है तो प्लस है, ये लो है तो माइनस है, डिफरेंस 10 का है। हो सकता है कि ये 0 वोल्ट हो और ये माइनस 10 वोल्ट हो, या ये माइनस 10 वोल्ट हो, ये माइनस 20 वोल्ट हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहली बात तो आप दिमाग में ये निकाल दीजिए कि बैटरी में प्लस माइनस का मतलब फिजिकल प्लस माइनस से होता है ना। प्लस का मतलब होता है बच्चों हाई पोटेंशियल और माइनस का मतलब होता है लो पोटेंशियल। और जितने वोल्ट की बैटरी होगी उसके प्लस और माइनस के बीच में उतना ही वोल्टेज का डिफरेंस रहा होगा। एक बात। अच्छा, तो जो धनायन है, धनसरा और ऋणसरा, इनके बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है ना, उसे ही तो हम विद्युत वाहक बल कहते हैं और उसे ही हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। सुनने में आपको अजीब लगेगा, सेल में दो सिरे होंगे, एक तो धनसरा और एक ऋणसरा। उन दोनों सिरों के बीच में कोई विभव का अंतर होगा तभी तो बैटरी बनाएगी। अगर मान ले ये सिरा भी 10 वोल्ट पर है और ये सिरा भी 10 वोल्ट पर है, इसका मतलब ये बैटरी 0 वोल्ट की हो गई बच्चों, कोई काम की नहीं है ना। तो बैटरी में धनायन और ऋणायन या बैटरी के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल, और वही क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता। फिर में डिफरेंस क्या है बच्चों, ये तब कहलाएगा जब बैटरी ऑफ अवस्था में हो। कैसी हो, ऑफ। परिभाषा है इसकी, जब बैटरी ऑफ या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बच्चों खुले परिपथ में हो, ऑफ हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। आपको देखने में ऐसा लगेगा बच्चों कि विद्युत वाहक बल एक बल है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, और बहुत से बच्चे बल को देखकर इसका न्यूटन लिख देते हैं ना। विद्युत वाहक बल बच्चों विभवांतर है, एक वोल्टेज है, तो इसका जो मात्रक बनता है ना वो बनेगा वोल्ट, इसका सिंबल भी होगा। दोबारा बोलता हूं, पहली परिभाषा है विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या परिभाषा होगी इसकी, कि जब बैटरी या सेल खुले परिपथ में हो, खुले का मतलब होता है ऑफ, जब कोई बैटरी खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसे कहेंगे हम विद्युत वाहक बल। हर सेल पर एक वैल्यू लिखी होती है, जैसे बैटरी पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, वो डब्बे पे एक दुकान पर रखा हुआ है। अब जो 1.5 वोल्ट है ना बच्चों, वो विद्युत वाहक बल है, क्योंकि जब डब्बे में रखा हुआ है तो उसमें से करंट नहीं बह रहा है। कई परिभाषाएं बन सकती हैं, जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये भी सही परिभाषा है। मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट, और जो इसका प्रतीक होगा बच्चों वो होगा कैपिटल ई। प्रतीक क्या होगा, कैपिटल ई। बात करें टर्मिनल वोल्टता की तो बस ऑन ऑफ को ऑन कर दो। जब बैटरी ऑन, या ऑन को क्या लिख सकता हूं मैं, बंद परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा और इसका प्रतीक बच्चों कैपिटल भी होगा। एक डिफरेंस और है, विद्युत वाहक बल जो इसका मापन है ना वो बच्चों विभव मापी से करते हैं। इसका मापन विभव मापी
द्वारा किया जाता है। किसका? विद्युत वाहक बल का। और इसका मापन बच्चों वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। यह बात समझ में आई? पहले दो लिखिए, फिर आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लिखें बच्चों, विद्युत वाहक बल। आप हेडिंग लिखिएगा, विद्युत वाहक बल, ब्रैकेट में ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हेडिंग लिखिए बच्चों, विद्युत वाहक बल लिखो। जब, पूरी ढंग से परिभाषा लिखाऊंगा, लिखिए, जब सेल खुले परिपथ में हो, जब सेल खुले परिपथ में हो, खुले के ब्रैकेट लिख देना बच्चों ऑफ, जब सेल खुले ब्रैकेट में ऑफ परिपथ में हो, अर्थात सेल से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो। जब सेल खुले ब्रैकेट में ऑफ परिपथ में हो, अर्थात सेल से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो जब सेल खुले ब्रैकेट में ऑफ परिपथ में हो, अर्थात सेल से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वही लिखना है भाई। जब सेल खुले ब्रैकेट में ऑफ परिपथ में हो, अर्थात सेल से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल से धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में एरो लगाइए और उसमें लिखिए कि सेल के विद्युत वाहक बल का मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है। कैसे नापते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे बच्चों। सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, सेल के विद्युत वाहक बल का मापन विभव मापी पोटेंशियल मीटर द्वारा किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है। क्लियर? जब सेल खुले परिपथ में हो, सेल से धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है। अगला डैश लगाइए बच्चों। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। ये याद रखना, विद्युत वाहक बल बल नहीं है, वोल्टेज है। इसका मात्रक वोल्ट होता है और प्रतीक में लिख दो कैपिटल ई। विद्युत वाहक बल का जो सिंबल है वो है कैपिटल ई। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता में लिखिए बच्चों, जब सेल बंद परिपथ ब्रैकेट में ऑन
ऐसे मत समझ आना कि बंद है इसका मतलब ऑफ है। बेटा बंद का मतलब है परिपथ कहीं से टूटा नहीं है, बिल्कुल क्लोज है, मतलब वो ऑन है। जब सेल बंद परिपथ ब्रैकेट में ऑन हो तो, जब सेल बंद परिपथ में हो तो, सेल कैसा हो बच्चों? बंद परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर, जब सेल बंद परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। जब सेल बंद परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। ठीक है, एरो लगाइए नेक्स्ट लाइन में। देखो इसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। विद्युत वाहक बल को तो नापते हो आप विभव मापी से, और टर्मिनल वोल्टता को नापेंगे बच्चों वोल्ट मीटर से। इसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है और मात्रक और विमा वही रहेंगी जो पहले थी। तो मात्रक लिख दीजिए आप वोल्ट और प्रतीक लिख दीजिए आप वी। कहानी समझ में आ रही है सबको? तो दो हेडिंग तो हमारी ये हो गई, कौन सी? विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। क्लियर है बच्चों? तीसरी कहानी आंतरिक प्रतिरोध, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप बेसिक शब्दों के मतलब से ही भैया परिभाषा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, है ना? सोचो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए मैं चर्चा कर रहा हूं आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर। सोचिए भाई, देखो सुनो, प्रतिरोध में पूरा पढ़ा चुका हूं। प्रतिरोध था धारा के मार्ग में रुकावट। अगर मैं प्रतिरोध की बिल्कुल इजी डेफिनेशन बोलना चाहूं तो प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? धारा के मार्ग में रुकावट। क्या डेफिनेशन होगी? धारा के मार्ग में रुकावट। धारा का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह से होता है बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह के मार्ग में रुकावट। शब्दों को पकड़ो। प्रतिरोध मतलब सिंपल प्रतिरोध की परिभाषा है चालक द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट, मतलब धारा के मार्ग में रुकावट। और धारा का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह से है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के मार्ग में रुकावट ही तो होगा प्रतिरोध का मतलब। और आंतरिक शब्द आया है, मतलब ये रुकावट अंदर से होगी शायद। सोचिए, देखो हमने ये कोई सेल बना दिया, पूरा ढंग से डायग्राम बनाते हैं। इस सेल में बच्चों विद्युत अपघट्य होगा। ये मान लिया हमने क्या है, विद्युत अपघट्य। क्लियर? इसमें एक सिरा पॉजिटिव मान लिया, एक सिरा नेगेटिव मान लिया, और इसको आपने सर्किट में ज्वाइंट कर दिया। ये लोग कुछ इस तरीके से प्रतिरोध लगा दिया। ऐसे तो डायग्राम बनेगा। अच्छा सोचिए, करंट प्लस से निकलता है और माइनस में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से निकलेगा। इस तार में होते हुए इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये धारा नहीं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं बच्चों, यहां तक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन अपना राउंड पूरा कर लेगा तब ही तो धारा बहेगी। किसी भी सर्किट में करंट तब बहता है बच्चों जब इलेक्ट्रॉन अपना पाथ पूरा बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तार से होता हुआ तारों के माध्यम से यहां तक आ जाएगा। पर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कैसे जाएगा? आप तार तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि सेल में प्लस और माइनस तार जोड़ दिया तो सेल तो निरावेश डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट भी हो सकता है एक तरीके से। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, विद्युत अपघट्य के, इसलिए हम विद्युत अपघट्य पढ़ते हैं, विद्युत अपघट्य के माध्यम से कहां जाएगा? एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो विद्युत अपघट्य में बताओ धनायन और ऋणायन होंगे कि नहीं होंगे?
हाँ या ना? तो वो धनायन और ऋणायन किसके मार्ग में रुकावट डालेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन के मार्ग में। वही है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? परिभाषा सुने आप, बहुत अच्छी परिभाषा है। परिभाषा है कि धारा प्रवाह के दौरान, धारा प्रवाह के दौरान, क्योंकि धारा ही नहीं बह रही है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने की कोई जरूरत भी नहीं है शायद। तो धारा प्रवाह के दौरान जब कौन? इलेक्ट्रॉन। धारा प्रवाह के दौरान जब इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर, धारा बह रही हो समय की बात है भाई, धारा प्रवाह के दौरान जब इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। ध्यान से सुने, धारा प्रवाह के दौरान जब इलेक्ट्रॉन, आंतरिक शब्द आया है ना, मतलब सेल के अंदर कहां से कहां, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है, तो कौन रुकावट डाल रहा है बच्चों? तो विद्युत अपघटय के आयनों द्वारा, आयनों का मतलब बच्चों धनायन और ऋणायन, तो विद्युत अपघटय के आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहलाती है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। बात समझ में आई है भाई? दोबारा समझो, रटने का प्रयास मत करना। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है धारा के मार्ग में रुकावट, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह में रुकावट। आंतरिक प्रतिरोध मतलब अंदर से रुकावट। अब अंदर कौन है? विद्युत अपघट्य। तो कौन रुकावट डालेगा? विद्युत अपघट्य के आयन। परिभाषा समझ लीजिए, धारा प्रवाह के दौरान जब इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा तो विद्युत अपघट्य के आयन उसके मार्ग में क्या डालेंगे? रुकावट। इसी चीज को हम कहते हैं बच्चों आंतरिक प्रतिरोध। नोट कर लो, इसका प्रतीक होगा बच्चों स्मॉल आर, मात्रक वही ओम ना। हर सेल का अपना कोई प्रतिरोध होता है भाई। तो अब सेल का प्रतीक पता है किस तरीके से लिखोगे आप? अब जो हमारी नजर में सेल का प्रतीक आया है, तो वो सेल में ये तो होता है ये प्लस माइनस, मान लो विद्युत वाहक इसका कैपिटल ई है, तो हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध ये साथ में जुड़ जाएगा बच्चों। ये पूरा एक सेल है। एक्चुअल में जब हम सेल पढ़ रहे होते हैं तो इसे नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, पर वास्तव में हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध जरूर होता है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वो सेल उतना खराब माना जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा वो सेल उतना सुंदर, मतलब सुंदर का मतलब बढ़िया माना जाएगा। नोट करो, चलो डेफिनेशन लिखो जल्दी से। आंतरिक प्रतिरोध स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई ना, लिख सकते हो आप। एक बात छोटी सी और, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सुनना ध्यान से। आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों से निर्भर करेगा वो देखना आप ध्यान से बच्चों। एक तो आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करेगा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। सुनिए ध्यान से, विद्युत अपघट्य
की सांद्रता पर। सुनो, विलयन गाढ़ा है कि पतला है, इस बात पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा बच्चों? मान लीजिए कि सांद्रता कम है, सांद्रता कम है तो उसमें धनायन ऋणायन कम होंगे शायद। भाई सांद्रता कम है, यहां से यहां तक 100 ही आयन है, तो टक्कर 100 आयन के हिसाब से होगी। सांद्रता ज्यादा है, 1000 आयन है, तो टक्कर 1000 आयन के हिसाब से होगी। टक्कर जितनी ज्यादा, आंतरिक प्रतिरोध उतना ज्यादा। तो एक तो डिपेंड कर रहा है ये वैद्युत अपघटय की सांद्रता पर। किस पर बच्चों? वैद्युत अपघटय की सांद्रता के समानुपाती हुआ एक तरीके से। दूसरा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, टक्कर होने की संभावना उतनी ज्यादा है। दूरी कम हुई तो टक्कर होने की संभावना कैसी है? कम। 2 पर्याप्त है आपके लिए। कोई पूछे कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप 2 याद रखना बच्चों। कौन कौन से? वैद्युत अपघटय की सांद्रता और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक है ना? चलो तो फिर खैर एक छोटी सी हेडिंग और है, उसको भी ऐड कर ही दें, हैं? अगली वीडियो में देख लेते हैं। चलो ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। ढंग से इसको नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।